नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग नामक विषय की इस वीडियो श्रृंखला में पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस के कुछ और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इस श्रृंखला में ये लेक्चर नंबर 8 होगा। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो डिस्कस कर रहे थे उसमें बैंडविड्थ ऑफ एफएम सिग्नल, मतलब किसी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ कैसे फाइंड करते हैं। फिर उसमें वहीं पे कॉसन रूल होता है बैंडविड्थ से रिलेटेड एफएम मॉड्यूलेशन के लिए, उसको सीखेंगे। और फिर कंपैरिजन ऑफ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल विथ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बेसिक्स को एक बार रिकॉल करते हैं जो हम लास्ट टर्म पे डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली जो हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार जो है हम कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम बेसिकली क्या वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर का यूज करते हैं। और वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर में जो हमारा एक ऑक्सीलेशन सिग्नल, मान लीजिए साइनसॉइडल सिग्नल कोई जनरेट हो रहा था, उस साइनसॉइडल सिग्नल की हम फ्रीक्वेंसी को वैरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो हमको एक आउटपुट पे जो है वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है जिसकी फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू द इनपुट मैसेज सिग्नल क्या है, चेंज हो रही होती है। इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर में मैंने आपको बताया था कि जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, मतलब इसके हम इनपुट पे कोई वोल्टेज अप्लाई करके हम इसके आउटपुट का जो हमारा फंक्शन है उसमें वेरिएशन करा रहे हैं। और यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम उस ऑक्सीलेटिंग जो हमारा सिग्नल है ऑक्सीलेटर का, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे आ भी सकता है कि ऐसी डिवाइस का नाम बताइए जिसके इनपुट पे हम मैसेज सिग्नल देके उसके आउटपुट के फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लें, तो दैट इज वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बैंडविड्थ के बारे में भी आपसे चर्चा की थी कि एफएम सिग्नल की बैंडविड्थ कैसे डिसाइड करते हैं। तो आज हम इसी बैंडविड्थ के जो हमारा कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से रिलेटेड, उसका हम गहन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम फ्रीक्वेंसी के बैंडविड्थ को हम चर्चा करें तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कौन सी स्कीम में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जैसा लास्ट टर्म पे मैंने आपको बताया था कि एफएम सिग्नल जो होते हैं जनरली दो टाइप के मॉड्यूलेशन स्कीम होती है एफएम में। पहला जो है आपका नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और दूसरा होती है वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आपने देखा था कि जो आपकी एम की वैल्यू होती थी, एम क्या होता था, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, 1 से कम होता था, 1 से कम होता था। इसका मतलब आपने देखा था कि जो फ्रीक्वेंसी का गैप आता था, ठीक है, स्प्रेड आता था, ठीक है, डिफरेंस आता था, उसकी वैल्यू क्या है, वो आपके जो मैसेज सिग्नल है का मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से बहुत कम है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि एम की वैल्यू लेस देन 1 है। तो ऐसे मॉड्यूलेशन स्कीम को हम लोग नैरो बैंड एफएम के नाम से जानते हैं। और अगर हमारा एम की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब न्यूमरेटर एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, मतलब जो हमारा फ्रीक्वेंसी बैंड न्यूमरेटर में है उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर से मतलब एफएम से अधिक है, तो एम की वैल्यू क्या है, 1 है। और ऐसे सिग्नल को हम वाइड बैंड एफएम के नाम से जानते हैं। तो आइए एफएम के नैरो बैंड और वाइड बैंड एफएम के बारे में कुछ चीजें जो हमने डिस्कस करी थी कि इन नैरो बैंड एफएम द मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 3 किलोहर्ट्ज एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज 75 किलोहर्ट्ज। In wide band FM, the maximum modulating frequency is 30 hertz to 15 kilohertz and maximum frequency division is 75 kilohertz. ठीक है, तो bandwidth of wide band FM signal is 15 times that of the narrow band FM. ठीक है, आइए अब इसमें आगे इसको सीखते हैं इसके जनरेशन के बारे में। ठीक है, कि नैरो बैंड एफएम जो हमारा सिग्नल है वो जनरेट कैसे होता है। ठीक है,
तो हम अगर नैरो बैंड एफएम के जनरेशन की बात करते हैं तो एक हमको मॉड्यूलेटर की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम नैरो बैंड एफएम एनबीएफ एफएम मॉड्यूलेटर के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली इंटीग्रेटर और मॉड्यूलेटर, जो डीएसबी मॉड्यूलेटर आप लोगों ने इससे पढ़ा हो, डबल साइड बैंड मॉड्यूलेटर, जो एएम सिग्नल जब पढ़ रहे थे वहां देखा था, उसका हम इंटीग्रेटर के साथ जो है वो इस तरह से एक सेटअप क्रिएट करते हैं कि हमें एनबीएफएम सिग्नल प्राप्त होते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि कोई हमारा मैसेज सिग्नल है, ठीक है, कोई एसटी सिग्नल है, सबसे पहले हम उसको इंटीग्रेट कर लें, ठीक है। उस इंटीग्रेटेड सिग्नल को अगर हम डीएसबी-एससी मॉड्यूलेटर के इनपुट पे अप्लाई करते हैं तो बेसिकली डीएसबी-एससी मॉड्यूलेटर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा था कि आपको डबल साइड बैंड अवेलेबल थे और साथ साथ कैरियर सिग्नल अवेलेबल था डीएसबी मॉड्यूलेटर के केस में। तो यहाँ पर भी हमारा जो इंटीग्रेटर से पास हुआ सिग्नल, उसके हमारे पास डबल साइड बैंड होंगे, ठीक है। और उस सिग्नल को फिर हम क्या करें कि एक हमारा जो है वो एक ऑक्सीलेटर है, ऑक्सीलेटर क्या कर रहा है, एक कैरियर सिग्नल को जनरेट कर रहा है जो कि ए कॉस ओमेगा टी के नाम से यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है। हम इसको AC कॉस ओमेगा सीटी के से अगर रिप्रेजेंट करें तो ये और क्लियर आपको होगा, क्योंकि इस फॉर्मेट में आप लोग इसको इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब होता क्या है कि जो हमारी कैरियर सिग्नल है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ओमेगा सी, इसको हम क्या करते हैं 90 डिग्री फेज शिफ्ट करके अपने डीएसबी मॉड्यूलेटर पे इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। और यही जो हमारा 90 डिग्री शिफ्टेड जो हमारा कैरियर ऑक्सिलेशन सिग्नल होता है, यहाँ पे हमने साइनसॉइडल सिग्नल ले रखा है, तो इस 90 डिग्री फेज शिफ्टेड, अगर कॉस को 90 डिग्री से आप फेज शिफ्ट करते हैं तो बेसिकली आपको साइन का फंक्शन मिलेगा, और उस सिग्नल को हम इंटीग्रेटर के आउटपुट पे जो सिग्नल हमको मिल रहा होगा उसके थ्रू हम इसको डीएसबी मॉड्यूलेटर के थ्रू मॉड्यूलेट करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे होंगे तो कि आपको एक साइन का टर्म मिला, जबकि ऑक्सीलेटर पे आपने क्या कॉस का टर्म अप्लाई किया था, चूंकि 90 डिग्री फेज शिफ्ट हुआ तो ये आपको एक डीएसबी मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल गया। फिर इसी ऑक्सीलेटर से जनरेट होने वाले सिग्नल को हमने डायरेक्टली एक एडर के थ्रू जो है हमने इसको ऐड किससे कर दिया, डीएसबी मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट सिग्नल था, जिसको हम यहाँ पर ए फाई टी इंटू साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों का जो सम होगा बेसिकली वो क्या होगा, नैरो बैंड एफएम हमको सिग्नल प्राप्त होगा, ठीक है। तो नैरो बैंड एफएम सिग्नल जनरेट करने के लिए एक हमें डीएसबी मॉड्यूलेटर की आवश्यकता पड़ती है, एक ऑक्सीलेटर होना चाहिए जो ऑक्सीलेटिंग सिग्नल प्रोवाइड करेगा, और साथ साथ हमारा एक इंटीग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एनबीएफसी जो हमारा एनबीएफएम मॉड्यूलेटर है बेसिकली उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, आपके पास डिफरेंशिएटर दे देगा, इंटीग्रेटर दे देगा, ठीक है, मल्टी प्रोडक्ट मल्टीप्लायर दे देगा, नन ऑफ दीज दे देगा, तो आपको आंसर में क्या इंटीग्रेटर लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो सर्किट पढ़ें उसमें क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर अब हम जनरेशन ऑफ वाइड बैंड एफएम की बात करें कि जो वाइड बैंड एफएम है कैसे जनरेट होता है, तो देयर आर टू बेसिक मेथड्स ऑफ जनरेटिंग एफएम सिग्नल्स नोन एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। एफएम सिग्नल को हमें जनरेट करने के दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। द डायरेक्ट मेथड मेक्स यूज ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर whose oscillation frequency depend linearly on the modulation's voltage, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्ट जो हमारा एफएम मॉड्यूलेशन का मेथड है उसको यूज कर रहे हैं, और उसके लिए हमने अभी देखा था कि हम लोग वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर को जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमको किसी टाइप का कोई भी इंटीग्रेटर सर्किट या इस तरीके को कुछ यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्ट अपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मींस मैसेज सिग्नल को हम वोल्टेज कंट्रोल, जिसको आप लोग वीसीओ के नाम से जानते थे, वीसीओ के इनपुट पे कनेक्ट करते थे और आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड एफएम सिग्नल हमें यहाँ प्राप्त होता था, ठीक है।
दिस इज अ वाइड बैंड एफएम मॉड्यूलेटर, जिसको हम लोग WBFM के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सीखा कि कैसे आप NBFM और WBFM जनरेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि अभी हमने डायरेक्ट मेथड का डिस्कशन किया, अब हम आते हैं कि इसके और मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जनरेशन ऑफ वाइड बैंड मेथड का जैसे हमने जनरेशन देखा कि कैसे हम VCO के माध्यम से करते हैं, हम इसको जो है वो वायरेक्टर डायोड का भी इस्तेमाल करके हम जो है वो WBFM सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वायरेक्टर डायोड आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, इसकी कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, तो है बेसिकली क्या यहाँ पे कि इसका ये एक सर्किट है, इसमें आप बहुत चीजें देख रहे होंगे, जैसे आपको ट्रांजिस्टर भी है इस सर्किट में। ठीक है, ये वाला सर्किट बेसिकली LC ऑक्सीलेटर है। LC ऑक्सीलेटर क्या होते हैं? जिसमें L और C इंडक्टर और कैपेसिटर के माध्यम से एक ऐसी युक्ति क्रिएट की जाती है कि हम इससे एक सिग्नल जनरेट कराते हैं। ठीक है, और फिर यहीं पे एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है। फिर ये आपका वायरेक्टर डायोड है। बेसिकली सेम वही कॉन्सेप्ट है कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी को वैरी करा रहे हैं, और जैसा इंडक्टर के केस में जब हम इम्पीडेंस का फार्मूला देखते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमारा फ्रीक्वेंसी का टर्म आता है, हम इस फ्रीक्वेंसी को वैरी कराते हैं, और ओवरऑल इस फ्रीक्वेंसी को वैरी कराने के लिए हमें हमारा इनपुट पे जो हमने वोल्टेज इस पे अप्लाई किया होगा, जो अपना ट्रांजिस्टर का सर्किट है उसके हिसाब से इसके इफेक्टिव इंडक्टेंस को हम चेंज करते हैं, और ओवरऑल हमारा क्या हो रहा है कि इनपुट पे लगाए गए वोल्टेज के अनुसार से हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है ऑक्सीलेटिंग सिग्नल का, और इस तरीके से हमको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है वो प्राप्त होगा एक फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के आउटपुट एंड पे। AF ट्रांसफार्मर यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमको क्या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये आपका वायरेक्टर डायोड के मेथड से आपका जो है वो WBFM जनरेशन का एक मेथड। इस तरह से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि FM सिग्नल को जनरेट करने के लिए बेसिकली हम कौन सा डायोड यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जनरली ऑप्शन में जीनर डायोड, वायरेक्टर डायोड या ऐसे कुछ डायोड के नाम दे देगा, शॉर्ट की डायोड, और आपको वायरेक्टर डायोड याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ से भी तैयार हो गया। ठीक है, तो अब आगे अगर हम इसी स्कीम्स में देखें जो है FM की कैरेक्टरिस्टिक में, तो अभी तक जो हमने मेथड पढ़े वो हमारे डायरेक्ट मेथड है। बेसिकली हम कर क्या रहे थे, इनपुट पे हम डायरेक्टली अपने मैसेज सिग्नल को इंपोर्ट कर रहे थे, और हमें आउटपुट पे एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें प्राप्त हो रहा था। ठीक है, अब कुछ इसके इनडायरेक्ट मेथड भी हैं। इनडायरेक्ट मेथड में बहुत फेमस एक मेथड है, दैट इज आर्मस्ट्रांग मेथड के नाम से हम उसको जानते हैं। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि इसमें भी सिंपल एक क्रिस्टल ऑक्सीलेटर होगा। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के माध्यम से हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक कैरियर सिग्नल को जनरेट कराते हैं, फिर बफर यूज करते हैं। बफर इसको सिग्नल को होल्डिंग के लिए होता है, अगर डिले वगैरह हमें प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम करते हैं। फिर इसमें क्या है कि 90 डिग्री फेज शिफ्टर के थ्रू हम इस सिग्नल को एक बैलेंस मॉड्यूलेटर पे भेजते हैं। ठीक है, और फिर यहीं पे आपका ऑडियो इक्वलाइजर वगैरह के थ्रू जो है इक्वलाइज ऑडियो सिग्नल से इस बैलेंस मॉड्यूलेटर के इनपुट पे देते हैं, और हमको एक साइड बैंड प्राप्त हो जाता है सिग्नल का। ठीक है, फिर कंबाइनिंग नेटवर्क होता है जो कि 90 डिग्री फेज शिफ्टेड सिग्नल और जो डायरेक्टली आपका बफर से सिग्नल आ रहा था उसको यहाँ कंबाइन करते हैं, और फिर यहाँ क्या है कि फ्रीक्वेंसी के जो हमारे मीडियम FC की वैल्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी का जो वेरिएशंस है वो हमें प्राप्त होगा, और इसको बोलेंगे फर्स्ट ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर। इस पोर्शन में अभी तक का जितना काम हुआ, फिर इसको हम मिक्सचर पे भेजते हैं। मिक्सचर पे भी हमारा क्रिस्टल ऑक्सीलेटर कनेक्ट होता है। क्या है कि एक हमको
लोअर फ्रीक्वेंसी एफसी एंड एफएम की प्राप्ति होती है। फिर सेकेंड ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर यूज करते हैं। मतलब ये क्या है, यहाँ हमने कहीं देखिए डायरेक्टली अपने मैसेज सिग्नल को इसको प्रोवाइड नहीं किया है, हम बफर और बैलेंस मॉड्यूलेटर और ऑडियो इक्वलाइजर का इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से क्लास सी पावर एम्पलीफायर के थ्रू हम अपना एक एफएम सिग्नल प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये जो कि मेथड थोड़ा सा आपको जैसे कॉम्प्लेक्स भी दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स है तो क्या हुआ, हमारे सिलेबस में है और एक बहुत पॉपुलर मेथड होता है वो फ्रीक्वेंसी जनरेशन का। बेसिकली वाइड बैंड की हम बात करें, वाइड बैंड एफएम की, तो ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन यहां भी आ सकता है कि इनडायरेक्ट जो मेथड है, ठीक है, इनडायरेक्ट आर्मस्ट्रांग मेथड में कौन से हमारा एम्पलीफायर यूज होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्लास सी एम्पलीफायर यूज होता है। ठीक है, या एक क्वेश्चन हो सकता है कि एफएम जनरेशन में हम किस विधि में हम क्लास सी पावर एम्पलीफायर का यूज करते हैं, तो दैट इज आर्मस्ट्रांग मेथड। ठीक है, तो इस तरह से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए मैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं लेक्चर के दौरान आपको बताता रहता हूं कि ताकि आपके दिमाग में रहे, जब भी आप एग्जाम दे रहे होंगे ये चीजें आपको क्लिक करेंगी और आप सही आंसर जो है टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो भी आएंगी इसलिए हम उसको बताते रहते हैं। ठीक है, ताकि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी होती रहे और आप लोग अपना बीटी का सिलेबस तो सीख ही रहे हैं। ठीक है, फिर अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जब हम बात करते थे तो हमने आपको बताया था जो हमारा सिग्नल होता था कैरियर सिग्नल, उस कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा सी में हम वेरिएशन करते हैं और इसी ओमेगा सी में वेरिएशन के रिगार्डिंग हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अब वहीं पे एंगल की में सेकेंड टर्म जो होता है वो आपका फेज का होता है, जिसको हम फाइसी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम फाइसी को वैरी करते हैं तो जो हमारा मॉड्यूलेशन की स्कीम होती है उसको हम बेसिकली फेज मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में अगर हम बात करें कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी को वेरी करने पर अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल जो हमारा एफएम सिग्नल का एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उस एफएम सिग्नल के स्पेक्ट्रम में जो है वो बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, द एम्पलीट्यूड ड्रॉन आर कंप्लीटली आर्बिट्री। ठीक है, कहीं एम्पलीट्यूड आपका ज्यादा है, ये किस पे है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे आप देख पा रहे होंगे कि एफसी की वैल्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे आपका एक जो है वो इसके एम्पलीट्यूड होंगे, यही आपका स्पेक्ट्रम है इसका। ठीक है, ये आपका स्पेक्ट्रम है और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो हमारा सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे एफसी प्लस एफएम था, एफसी माइनस एफएम था। अभी तक हमने एएम के केस में देखा था कि लोअर साइड बैंड में जो है एफसी माइनस एफएम होता था, हायर साइड बैंड जो है हमारा एफसी प्लस एफएम पे हमें प्राप्त होता था। लेकिन इसमें एफएम के केस में पूरा एक हमको स्पेक्ट्रम ही मिलता है। ठीक है, इसमें पूरा एक स्पेक्ट्रम ही मिलता है और इस स्पेक्ट्रम की सहायता से जो है हम जो है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल को जो है वो स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि अगर इसकी हम बैंडविड्थ की बात करते हैं तो बहुत सारे चूंकि स्पेक्ट्रम में सिग्नल होंगे डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के, हाँ सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, कोई यहाँ पे आपको फॉर्मेटी नहीं दिख रही है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि एफएम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट इसके बैंडविड्थ की अगर हम बात करें तो कुछ कॉन्सेप्ट लगते हैं और बैंडविड्थ हम कुछ टेक्निक्स के थ्रू इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यही ये आपका साइड बैंड का अगर हम जो अभी स्पेक्ट्रम देख रहे थे जो है वो बेसल फंक्शंस के फॉर्मेट, ये जो आपके फंक्शंस हैं, ये जो आप बेसल फंक्शंस का अभी कोई स्टूडेंट पूछ रहा था बेसल फंक्शन के बारे में, तो ये बेसिकली बेसल फंक्शंस के ही फॉर्मेट में है। जब क्या है किसी एक इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है वो हमारा जो वेरिएबल पैरामीटर है, अगर वो किसी सिस्टम में कांस्टेंट ना हो के एक सेट ऑफ
पैरामीटर्स का हो या एक रेंज ऑफ पैरामीटर हो और उसके रिगार्डिंग हमारा फंक्शंस की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो, तो वही आप जो है ऐसे इक्वेशंस को बेसल के माध्यम से, फंक्शन के माध्यम से सॉल्व करते हैं। और बेसल फंक्शन का ही जो सॉल्यूशन होता है बेसिकली वही आपके एफएम के स्पेक्ट्रम का जो है वो शो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसके एग्जैक्टली वैल्यू पे जाएं तो वीसी क्या है आपका कैरियर का वोल्टेज होता है, और कैरियर के वोल्टेज के कुछ फ्रैक्शन के फॉर्मेट में हम जो है इस एफएम सिग्नल को अपना जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे आपका जो है कैसे स्पेक्ट्रम बनता है, यहां भी देखिए आपकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे आपको कुछ वोल्टेज के एम्पलीट्यूड जो है अलॉट हुए हैं। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी आपके वही सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं कि कैरियर फ्रीक्वेंसी में कुछ फ्रीक्वेंसी एड ऑन हुई, ठीक है, और कुछ यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्ट की गई। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट स्पेक्ट्रल वैल्यूज प्राप्त होती हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे, और उस पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है आपकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। और ये वैल्यू क्या है कि और भी स्प्रेड होगी, जितना हमने स्पेक्ट्रम यहाँ पे दिखाया है इसमें जो अभी हम बेसल फंक्शन सॉल्व करें तो यहाँ पे उसका कुछ पोर्शन हमने रिप्रेजेंट किया है जो कि आपका एफसी के नेबर्स में जो है वो कंसंट्रेटेड है। ये आपका बढ़ते बढ़ते और आगे तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का आपका स्पेक्ट्रम जैसे जैसे एफसी में से इधर FC -4 FM फिर FC -5 FM ऐसे बढ़ता जाएगा, और इधर की ओर बढ़े तो FC +3 FM के बाद FC +4 FM, FC +5 FM। तो आइडियल इसकी हम बैंडविड्थ की बात करें तो हम कहेंगे कि हमें इनफाइनाइट बैंडविड्थ चाहिए एक कंप्लीट FM सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, और वहीं पे हम अगर इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट इसके जो है वो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड अगर देखें और इसकी एनालिसिस को और आगे करें तो हमारे पास बेसिकली एफएम की जो बैंडविड्थ है उसको कैलकुलेट करने के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो एफएम बैंडविड्थ की अगर हम बात करें तो द टोटल बैंडविड्थ ऑफ एन एफएम सिग्नल कैन बी डिटरमाइंड बाय नोइंग द मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड बेसल फंक्शन। ठीक है, और उसी को हम जब सॉल्व करते हैं, चूंकि इसका सॉल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट डील कर रहे हैं कि बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2FM * n। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एफएम के भी रिगार्डिंग जब भी हमें एफएम सिग्नल का फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ कैलकुलेट करना होगा तो बेसिकली हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। यहाँ n रिप्रेजेंट करता है आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स। जैसे आपने अभी स्पेक्ट्रम में देखा था कि आपके पास बहुत सारे साइड बैंड थे। ठीक है, एक पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज में आपके पास नंबर ऑफ इनफाइनाइट साइड बैंड्स प्रेजेंट थे। तो इसमें क्या है, हम उसमें से जो सिग्निफिकेंट साइड बैंड है, और सिग्निफिकेंट साइड बैंड जनरली कहाँ अवेलेबल होंगे, जो आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी एफसी है उसके सराउंडिंग में, उसके नेबर्स में जो होंगे उन्हीं का कुछ एम्पलीट्यूड जो है कुछ एक्सटेंट तक जो है थ्रेशोल्ड के ऊपर होगा, और उसी को हम बोलते हैं क्या, सिग्निफिकेंट साइड बैंड। तो जो हमारा एफएम ट्रांसमिशन में, एफएम सिग्नल में जो सिग्नल्स हमारा मेजर रोल प्ले कर रहेंगे उन्हीं को हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइड बैंड बोल रहे हैं, और उनकी संख्या को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर एफएम क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जिस सिग्नल से हम एफएम सिग्नल को जनरेट कर रहे हैं, मतलब किसी कैरियर को मॉड्यूलेट कर रहे हैं, उस मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसी को हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफएम से कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है, और इस इक्वेशन को और थोड़ा सा जो है वो कंफर्टेबल बनाने के लिए हमारे पास एक कॉर्सन रूल होता है कि अनदर वे टू डिटरमाइन द बैंडविड्थ इज यूज। कॉर्सन रूल का इस्तेमाल करके हम एफएम की बैंडविड्थ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस रूल रिकॉग्नाइजेस ओनली द पावर इन द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड बैंड विथ एम्पलीट्यूड ग्रेटर देन 2% ऑफ द कैरियर। ठीक है, अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साइड बैंड थे। अब उन साइड बैंड में, ठीक है, अभी हमने इसको जैसे वोल्टेज के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो यहां ये समझना है कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड है। ठीक है, हम उस साइड बैंड को यहां पे कंसीडर करेंगे जिस साइड बैंड की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी क्या,
2% ऑफ द एम्पलीट्यूड। जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है उसमें जो एसोसिएटेड पावर है वो 2% से जिन भी साइड बैंड्स में अधिक होगी उनको हम कंसीडर करेंगे और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट साइड बैंड। ठीक है, और सारों को हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही साइड बैंड को हम जो है वो एनालिसिस में काउंट करेंगे जिनकी पावर जो होगी वो कैरियर की टोटल पावर की 2% से अधिक होगी। मतलब 2% को एज हम 2% पावर ऑफ द कैरियर को हमने एज अ थ्रेशोल्ड सेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का एक हमने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है बैंडविड्थ कैलकुलेट करने का, कि कैलकुलेट द बैंडविड्थ ऑक्यूपाइड बाय अ एफएम सिग्नल विथ अ मॉड्यूलेशन इंडेक्स 2। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स m की वैल्यू दी है एंड हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 2.5 किलोहर्ट्ज, fm की वैल्यू आपको दी है 2.5 किलोहर्ट्ज। ठीक है, डिटरमाइन द बैंडविड्थ टेबल ऑफ बेसल फंक्शन। तो बैंडविड्थ का फार्मूला सेम वही जो आपने पढ़ा है लगाएंगे, और यहाँ पर जो है आपका 4 सिग्निफिकेंट पेयर साइड बैंड के हैं, तो आप जो है 2 × 4 × 2.5 मतलब 20 किलोहर्ट्ज इसकी बैंडविड्थ हो जाएगी। ठीक है, फिर कार्सन रूल की बात करें। कार्सन रूल क्या होता है एफएम बैंडविड्थ कैलकुलेशन में, तो एन अप्रोक्सीमेशन फॉर द बैंडविड्थ ऑफ एन एफएम सिग्नल इज गिवन बाय बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 × मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन मतलब एफएम एफसी जो फ्रीक्वेंसी थी उसमें हम जो एड ऑन कर रहे हैं एफएम का, चाहे 1 FM 2 FM, ठीक है, 2 FM या FC माइनस FM माइनस 2 FM कर रहे हैं, तो जो कंटेंट जो टर्म हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन रिप्रेजेंट कर रहा हो उसकी वैल्यू प्लस हाईएस्ट मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट मतलब जो हमारे एफएम सिग्नल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी उसको ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी को हम बोलते हैं आपका क्या, कॉर्सन रूल के अकॉर्डिंग जो आपके एफएम की बैंडविड्थ होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेशन लेते हैं और हम उस इक्वेशंस को थोड़ा सा इजी वे में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ साइड बैंड थे तो उसमें से हमने डिस्कार्ड करने का एक अलग तरीका निकाला कि जो हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन रिप्रेजेंट कर रहा होगा साइड बैंड, उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन लेंगे और उसमें हाईएस्ट मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका बैंडविड्थ होगी अकॉर्डिंग टू द कार्सन रूल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी एफएम सिग्नल की बैंडविड्थ को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एफएम सिग्नल और एएम सिग्नल के आपस में कंपैरिजन की। ठीक है, तो एफएम इज कंसीडर्ड टू बी सुपीरियर टू एएम। ठीक है, अब हमने यहाँ बोल तो दिया सुपीरियर है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में एफएम को हम प्रिफर करते हैं फॉर द मॉड्यूलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में, चूंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेजेस हैं एज कंपेयर टू एफएम। लेकिन एफएम की भी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसको एएम की भी कुछ अपनी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिनको एफएम नहीं बीट कर पाता है, और उस स्पेशल केसेस में हम जो है वो एएम का यूज करते हैं। जैसे हमने देखा था कि वीडियो फ्रेम को भेजते थे तो वहां एएम का ही एक जो है वर्जन वो वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते थे, वहां एफएम को प्रेफर नहीं करते थे। ठीक है, फिर यहीं पे ट्रांसमिशन इफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एएम यूज लीनियर एम्पलीफायर टू प्रोड्यूस द फाइनल आरएफ सिग्नल। एएम में हम लीनियर एम्पलीफायर का यूज करते थे, एफएम हैज कांस्टेंट कैरियर एम्पलीट्यूड सो इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज द लीनियर एम्पलीफायर। ठीक है, तो यहाँ कोई ऐसी बाध्यता नहीं होती है कि हम लीनियर ही एम्पलीफायर यूज करें एफएम जनरेशन में। फिडेलिटी की बात करें तो द स्ट्रॉन्गर सिग्नल विल बी कैप्चर द एलिमिनेट द वीकर। ठीक है, स्ट्रॉन्गर सिग्नल को कैप्चर करते हैं और जो हमारा वीकर सिग्नल होता है उसको एलिमिनेट करते हैं, यही होता है आपका फिडेलिटी। और इन एएम द वीकर सिग्नल कैन बी हियर्ड इन द बैकग्राउंड। ठीक है, तो एएम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिडेलिटी होती है, ठीक है, वो अचीव करना मुश्किल होता है, इसलिए हम जो है एफएम सिग्नल को यूज करते हैं। और नॉइज इम्यूनिटी की बात करें तो कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट कैरियर एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, और एफएम रिसीवर हैज
लिमिटर सर्किट, ठीक है। एफएम का जो रिसीवर सर्किट होता है इसमें लिमिटर सर्किट होता है जो कि नॉइज और सिग्नल नॉइज को रिड्यूस करने और सिग्नल की क्वालिटी को इंप्रूव करने में सहायक होता है। यहाँ पे भी एक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है कि विच मॉड्यूलेशन स्कीम हैज अ लिमिटर सर्किट, तो आपको एम्पलीट्यूड, एफएम और मॉड्यूलेशन स्कीम दिया हो तो आपको टिक क्या करना है, FM system have the FM receiver have the limiter circuit, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी में अगर एडवांटेजेस भी हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तभी आगे हम फर्दर जो है नई स्कीम की ओर मूव करेंगे। तो इसका जो यूज होता है, यूज टू मच स्पेक्ट्रम स्पेस, यहां आपने देखा था कि एक सिग्नल को जब हम एफएम से मॉड्यूलेट करते थे तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होता था वो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज के हमको बैंड मिलते थे, साइड बैंड्स मिलते थे, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम की साइज की बात इसी करते थे तो हम कहते थे कि इनफाइनाइट स्पेक्ट्रम है इसका, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे साइड बैंड है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम हैवी ह्यूज होने के कारण जो है एफएम को हम जो है बहुत अच्छा नहीं मानते, ठीक है, इन रेफरेंस ऑफ द स्पेक्ट्रम स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर रिक्वायरिंग अ वाइडर बैंडविड्थ, ठीक है, रिड्यूस मॉड्यूलेशन इंडेक्स टू मिनिमाइज बैंडविड्थ, बट इन एफएम ऑल्दो वी रिड्यूस इंडेक्स बैंडविड्थ इज स्टिल लार्जर, ठीक है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स को जब हम रिड्यूस करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि बैंडविड्थ हमारी मिनिमाइज होती है, लेकिन यहाँ पे एफएम के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हम एफएम का ये एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। टिपिकली यूज्ड एट हायर फ्रीक्वेंसीज, बेसिकली हम इसको VHF, UHF एंड माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज के लिए डिसएडवांटेजेस है, लेकिन अगर हम VHF, UHF और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पे वर्क कर रहे हैं तो इट बेनिफिशियल है हमारे लिए, ठीक है। और मोस्ट क्या होता है जो है कि मोस्टली जो आपके एफएम ट्रांसमीटर रिसीवर होते हैं इनकी सर्किटरी, जैसा आपने देखा था आर्मस्ट्रांग जो है एफएम का सर्किट देखा था कितना कॉम्प्लेक्स था, इसके पहले भी जो आपने सर्किट देखा था LC ऑक्सीलेटर के थ्रू वो भी आपका कॉम्प्लेक्स सर्किट था। तो एज कंपेयर टू द AM सिग्नल हम बात करें तो FM सिग्नल की सर्किटरी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। तो ये कुछ आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे FM सिस्टम के। आज के लेक्चर में हम लोगों ने FM सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, ठीक है, कैसे इसकी बैंडविड्थ को कैलकुलेट होता है, कैसे इसका जो है स्पेक्ट्रम बनता है, स्पेक्ट्रम में किसको हम सिग्निफिकेंट जो है वो साइड बैंड में जो है मान सकते हैं, इन सारी चीजों पे हमने चर्चा करी। तो आगे के लेक्चर में हम कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसके लेके आएंगे। आज के लेक्चर में यहीं तक, थैंक यू।